नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी अपने ही मार्केट को लेके। कोई एनालिसिस नहीं है, कोई चार्ट पे कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट कि नेक्स्ट वीक में जो क्यूज़ हैं और जो रीज़न हैं और अपना मार्केट मुझे क्यों सेल ऑन राइज लग रहा है, ठीक है। और ये जो एस जी एक्स निफ्टी आपको दिखा रहा है 50-60 पॉइंट ऊपर, तो क्या हम ऊपर खुलेंगे, क्या सेलिंग आएगी, इन चीज़ों को लेके मैं अपना पर्सनल व्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ हमको दिखा पिछले जो 4 हफ्ते में, ओ सॉरी 4 दिन में, और जो फ्राइडे वाला जो मार्केट था जो हमने देखा है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये थी। अगर ग्लोबल मार्केट के साथ अपने मार्केट को देखा जाए तो जो पहले 4 दिन थे उसमें ग्लोबल मार्केट गिरे थे। डाउ जोन्स लगभग 1200 पॉइंट गिरा था अपने टॉप से। हम चारों दिन तेज़ी कर गए। 17,800 780 से लेके 18,150 200 तक चले गए, ठीक है। 200-250 तक चले गए भाई, थर्सडे वाला के दिन को मिलाए तो। और उन चारों दिन में ग्लोबल मार्केट के साथ डाउ जोन्स वगैरह सब गिरे थे। फ्राइडे को हम निफ्टी में 180 पॉइंट का फॉल आया लगभग, और बैंक निफ्टी में लगभग 1000 पॉइंट डाउन था थर्सडे के अपने टॉप से। और उस दिन क्या हुआ है, उस दिन वर्ल्ड मार्केट में बहुत अच्छी खासी तेज़ी हुई है, ठीक है। ये एक मेन प्रमुख रीज़न था। और जब हम गिरे हैं तो उसका मेन कारण क्या क्या था कि भाई एमएससीआई ने बोला है कि हम एचडीएफसी बैंक में ऐसा कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं कि उसका जो है, अगर दोनों को आप मर्ज कर रहे हैं तो हम इसका जो है इंडेक्स में वेटेज बढ़ाएंगे। मॉर्गन स्टैनली का जो वो इंडेक्स है, पूरे दुनिया क्या करती है, बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस क्या करते हैं, वो जो है एमएससीआई इंडेक्स के वेटेज के हिसाब से ऑटो फ्लो में इन्वेस्ट करते हैं उनके अंदर, और ऑटो फ्लो से ही क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं अगर वेटेज घट जाता है। तो आप देखेंगे कल को अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस, इसमें उसने अपना वेटेज घटा दिया है में से, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा आउटफ्लो होता हुआ दिखेगा पैसे का। और उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि हम किसी भी ग्लोबल बैंक को लेके जो है अपना किसी में भी वेटेज नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये जो कोटक बैंक भी मुझे लगता है यहाँ से नेक्स्ट वीक में 4 से 5% नीचे गिर सकता है, कोटक बैंक नेक्स्ट वीक में ही, ठीक है। उसमें भी काफ़ी लोगों को उम्मीद थी कि एमएससीआई इंडेक्स इसमें बढ़ाएगा, ये करेगा वो करेगा, बट उन्होंने किसी भी बैंक में एक्सपोज़र बढ़ाने से क्या है, मना कर दिया है। तो बैंक निफ्टी का तो मैं इतना नहीं कह सकता, पर बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर रहेगा, ठीक है। वो जो तेज़ी हुई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ वो थर्सडे एक्सपायरी तक उन्होंने अपनी पोजीशन के लिए नाटकबाजी थी। बैंक्स में प्रेशर रहेगा, और कोई भी राइज़ है, ठीक है, वो आपको सेल ही करना है। मैं अब इम्पोर्टेंट लेवल जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है 43040, ठीक है। ये नहीं क्रॉस होना चाहिए, आप सेल ही करिए बैंक्स को, ठीक है। नीचे की तरफ आपको 42,200 और 41,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बहुत जल्द मिल सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्द मिल सकते हैं। जिन पे प्रेशर रहेगा बैंक्स में वो रहेंगे आपके एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, और कहते हैं ना कि भाई जब किसी को रगड़ना हो तो सबसे कमज़ोर वाले को पहले पकड़ते हैं, तो वो है इंडसइंड बैंक। वो तो ऐसा है कि भाई किसी को हंटर मारने हो, है ना, वो ऑटोमेटिकली, जैसे वो धमाल पिक्चर में जावेद जाफरी नहीं है, किसने किया, वो ऑटोमेटिकली आ गया है। तो इंडसइंड बैंक तो ऐसा है कि भाई इनको रगड़ना है, हाँ तो तुम तो पिलोगे बेटा। तो उसका हाल तो ये है, ठीक है। तो इन बैंक्स पे नज़र रखिएगा, ये कमज़ोर रहेंगे। इसी श्रेणी में आ जाता है आपका आरबीएल बैंक भी, ठीक है। तो ये देखिएगा, आईसीआई बैंक मजबूत है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट वो भी मुझे एक बार 880 890 के पास आता हुआ दिख रहा है, जहाँ से उसने ब्रेकआउट किया था, ठीक है। मेजर फॉल जो शायद देखने को मिले वो आपको कोटक बैंक में देखने को मिले, उसमें प्रॉफिट बुकिंग होने की संभावना मुझे नज़र आ रही है कोटक बैंक में, और बाकी देखते हैं। और रही बात मार्केट के ओपनिंग होने की, देखिए दिखा तो ऊपर रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी कहीं से भी ऊपर की तरफ ओपन होगा, ठीक है। अगर ओपन होता भी है तो मैंने लेवल आपको दिया हुआ है, उस लेवल को फॉलो करिएगा। उसके ऊपर निकल जाता है, कोई सेल करने की चेष्टा ना करें,
हाँ, घूम फिर के दोबारा से उस लेवल को काट के नीचे आता है। उसी लेवल के ऊपर 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज बेसिस का एसर लगा के सेल ही करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी उसी पे फोकस करिए, ठीक है। अब कुछ होते हैं जो निफ्टी को ही ट्रेड करते हैं। निफ्टी जैसे ही 18,050 के नीचे जाएगा, ठीक है, जैसे ही जाएगा आपको 970 960 के लेवल देखने को बहुत जल्द मिलेंगे। 960 970 के लेवल देखने को बहुत जल्द मिलेंगे। अगर 960 970 एक दरअसल 15-20 पॉइंट का जोन है, इसके नीचे ब्रेक होने से 910 920 और 850 यहाँ तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। 850 के आसपास अगर मिल जाता है तो कोई उसमें शॉर्ट है तो डेफिनेटली निकलने की कोशिश करिएगा, एक बार को बुक करिएगा प्रॉफिट को। फर्दर सेल उसमें 760 770 ब्रेक होने पे ही है विद एसएल ऑफ 17,800 अगर ये दिखता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों। बाकी तो जो है फ़र्क किसी को पड़ नहीं रहा है, इतना बैंकिंग क्राइसिस है ना, यूएस को इतना फ़र्क पड़ रहा है। वहाँ पे जो रीजनल ऐसे लग रहा है जैसे जो पॉवेल जी ये उनकी मिली भगत है, ठीक है। ये यूएस की गवर्नमेंट की मिली भगत है। जो बड़े बैंक से उनका एक्सपोजर इंक्रीज़ किया जा रहा है, रीजनल बैंक्स को ख़त्म किया जा रहा है। सिंपल दिख रहा है, रीजनल बैंक्स त्राहिमाम कर रहे हैं और डिपॉजिटर को बोल दिया गया फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तो जनता को कोई फ़िक्र नहीं है, ठीक है। और उनको कोई ना कोई आप देखिए, अगर ये रेट हाइक है, एक दो बैंक आपको और नज़र आ जाएंगे, ठीक है। अगले फ्राइडे में नज़र आ जाएंगे, आएंगे फ्राइडे कोई नज़र। क्या सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है तो पैनिक ज़्यादा क्रिएट ना हो। मंडे को खबर आती है कि जेपी मोर्गन ने टेक ओवर कर लिया है, या इसने टेक ओवर कर लिया, उसने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। कोई भी ख़राब होने की, और ये खुद भी अब बैंक्स जो हैं आगे आ रहे हैं कि भाई हमें ले लो, हमें ख़रीद लो, हमारी तो हालत ख़राब हो गई है। इसके बाद भी डाउ जोन्स को रिएक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, गूगल ने, एप्पल ने, इन्होंने अपना प्रॉफिट को मेंटेन रखने के लिए एम्प्लॉयज़ को फायर किया है ना। आप एम्प्लॉयज़ को भाई एम्प्लॉयज़ को फायर करोगे, आप प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए करते हो भाई। कंपनी प्रॉफिट में रहनी चाहिए, अर्निंग्स मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, एप्पल का इंडिया से तो बिज़नेस बढ़ेगा बहुत जल्द, आपको 1-2-3 साल के अंदर ही और स्टोर खुलते हुए दिखेंगे, देख लेना। बहुत बड़ा मार्केट है और अकेली ऐसी इकोनॉमी है जिसमें कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ है। इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक मार्केट तो पूरी दुनिया का टॉप पे ही है, ठीक है। पर आप देखिएगा बहुत ही जल्दी बड़े बैंक का भी नंबर आएगा, ठीक है। बड़े बैंक का भी किसी न किसी का नंबर आएगा। अगर रेट हाइक इतना ही मेंटेन रहता है या बड़ा भी होता है तो बहुत जल्दी नंबर आएगा बड़े बैंक्स का भी, किसी न किसी का नाम ज़रूर आएगा। और रियल एस्टेट देखिए, दो प्रकार से मंदी महसूस करता है। यूएस में मंदी किस प्रकार से महसूस की जाती है कि वहाँ हाउसिंग की सेल कैसी चल रही है, ठीक है, जॉब, इकोनॉमी डेटा, ये सब, ये दो चीज़ों पे मेन डिपेंड करता है कि वहाँ मंदी है कि नहीं। हमारे यहाँ मंदी कैसे तय की जाती है, भाई खाने पीने की चीज़ महंगी होगी, दाल महंगी होगी, चावल महंगा हो गया, रोटी महंगा हो गया, ठीक है, जो नेसेसिटी है। और वहाँ की इकोनॉमी में मंदी महंगी आती है भाई हाउसिंग की सेल, ठीक है, जॉब क्लेम डेटा, ये मेन दो उनके पिलर हैं जहाँ पे रिसेशन और मंदी, इनकी बात, इन्फ्लेशन जिस पर डिपेंड करता है। अब धीरे धीरे जाके क्या हो रहा है, आप बड़े बड़े सिटीज़ का अगर पढ़ रहा था आर्टिकल ब्लूमबर्ग का ही, हाउसिंग की जो सेल है उसमें कमी आती जा रही है, जो मतलब फेड को चाहिए उसको, ठीक है। बट इससे होगा क्या, इससे इकोनॉमिक कोलैप्स होगी। देखिए, दो प्रकार की मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए दो धारी तलवार है। एक तरफ इन्हें लगता है कि अगर रेट हाइक नहीं होंगे, इन्फ्लेशन चाहे जो मर्जी रहे, कंपनी के प्रॉफिट आते रहेंगे, स्टॉक मार्केट ऊपर खींचे। अगर डेटा ख़राब आता है, वैसे आता है, तो इन्हें क्या लगता है कि भाई कंपनी का प्रॉफिट कम होने दो कोलैप्स, ठीक है, अपना रेट हाइक बंद हो जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। बट उसमें क्या होगा, चीज़ें 2-3 महीने के लिए स्टेबल हो सकती हैं, बट आगे जाके जब क्रंचेस पैदा होंगे, ठीक है, आपको दिखेंगे कि नहीं यार प्रॉफिट भी मर रहा है, ठीक है। हाउसिंग जब कोलैप्स होगा, बैंक से तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, तब मेरे को लगता है स्टॉक मार्केट भी अच्छा खासा करेक्शन देगा सितंबर अक्टूबर के महीने में, ये ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिल सकता है आगे आने वाले महीने में।
हाँ, हमारा मार्केट, मैं एक चीज़ बोलूँगा, इस बार गिरेगा ना, मान लीजिए गिरता है 600 के नीचे सस्टेन करना चालू कर देता है, तो इस बार जो है उसमें रिकवरी इतनी आसानी से नहीं आएगी। इस बार नीचे गिरेगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, और बहुत लंबे ये टाइम लगाएगा इस बार ऊपर आने में। इस बार क्या था, नीचे गिरा वी शेप रिकवरी, नीचे गिरा वी शेप रिकवरी, नीचे गिरा फिर 18,000 के ऊपर, 18,000 के ऊपर 2-3 बार ऊपर आके सेट हो चुका है, आपने देखा है, ठीक है, जिसमें एक बार 18,800 भी गया, बट फिर नीचे गिर जाता है 16,800 के आसपास। इस बार जब गिरेगा ना, इस बार अगर 16,800 के पास, तो उतनी तेज़ रिकवरी नहीं आएगी, देख लीजिएगा, ठीक है। ये मेरी बात इस बार अगर जाता है तो हम इसको ऐसे साइकोलॉजी में रीड करके बोल रहा हूँ, ठीक है। और अब जब नीचे गिरेगा तो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो फॉल आएगा, क्योंकि 50-60% तो नीचे गिर चुके हैं, उनमें इन्वेस्ट करिएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, 5x से लेकर 10x तक पैसा बनाना है, ठीक है। मैं वीडियो बना दूंगा, वो मिशन 2030 वाला चैनल है, स्टॉक्स डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ, उनके अंदर बाइंग करिएगा स्मॉल कैप और मिड कैप, पैसा बनेगा वहाँ पे। बैंक्स में एक्सिस बैंक, ICI बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, ये अगर 15-15, 20-20% भी गिर जाए ना अगले 2-3 महीने में, तो मुझे कोई अचंभा नहीं होगा, ठीक है। 800-850 के बीच में आपका, इवन 750-800 के बीच में आपका ICI बैंक हो जाए, एक्सिस बैंक उसी रेंज में आ जाए, इंडसइंड बैंक तो मुझे लग रहा है, जो उसका चार्ट देखा है मैंने, मुझे तो वो भैया 900 के नीचे भी जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सारे बैंकों ने टॉप बनाया है, इंडसइंड बैंक ने टॉप नहीं बनाया है, करेक्शन वेज में ऊपर जाके उसमें तो भैया कुछ और ही कहानी निकल के आ रही है। कल को कुछ न्यूज़ निकल के आ जाती है ना इंडसइंड बैंक में कि हालत ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, चार्ट उसका बोल रहा है भाई। बाकी मुझे इतनी जानकारी नहीं है, फंडामेंटल में इसके चार्ट की बात कर रहा हूँ। 1800-2000 का टॉप बनाया हुआ है इंडसइंड बैंक ने, वो बैंक ऊपर नहीं गया, बाकी सब ने अपने टॉप काटे, ठीक है। तो ये था दोस्तों व्यू मार्केट की। मैं फिर से चर्चा कर लूँ आपके साथ, मुझे तो सैलून राइज ही दिख रहा है, इनफैक्ट मुझे तो गैप अप भी नहीं दिख रहा जो ये यहाँ पे दिख रहा है। निफ्टी में शायद भली थोड़ा सा हो जाए, बैंक निफ्टी में मुझे मुश्किल लग रहा है, और हो सकता है 42,000, 41,800 भी नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी में देख लें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।